आज के एनिमे की स्टोरी एक गेम पर बेस्ड है, जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को और उसके साथ बहुत से लोगों को एक गेम में टेलीपोर्ट किया जाता है और वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो एनिमे की शुरुआत होती है और हमें गेम वर्ल्ड में हमारे मेन कैरेक्टर रायो की टीम दिखाई जाती है, जो कि सभी एनिमी को मारकर गेम जीत जाते हैं। जिसके बाद रायो का टीममेट उसको बताता है अब हम वर्ल्ड में टॉप 10 की रैंक पर आ गए हैं। जिस पर रायो बोलता है हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है, पर क्या भाई, अब हमें अपनी रैंक बढ़ाने के लिए सभी टॉप प्लेयर से लड़ाई करनी होगी, तब जाके हम ग्लोबली टॉप 1 पर आ पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गेम के बारे में बताया जाता है बटूम, जो कि एक बैटल अरीना गेम है जिसे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। और इसके अंदर पबजी और फ्री फायर की तरह गन्स नहीं होते, बल्कि कुछ ग्रेनेड्स होते हैं जिनका यूज करके हमें एनिमी को मारना होता है और इस तरह से हम मैच जीत सकते हैं। मीनवाइल राय के स्क्रीन पर एक प्लेयर का मैसेज आता है जो कि उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज कर रहा था, और फिर क्या, हमारा मेन कैरेक्टर भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। भाई मेन कैरेक्टर है, थोड़ी बहुत तो डेयरिंग दिखानी होगी। जिसके बाद रायो हमें अपने बारे में बताता है मैं एक 22 साल का नल्ला बेरोजगार लड़का हूँ जिसे काम करना जरा भी पसंद नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं दिन भर बैठकर गेम खेलूं और मजे करूँ। भले ही मेरे पास रियल लाइफ में कुछ नहीं है, पर गेम की दुनिया में मैं बहुत प्रो हूँ और मेरे पास एक छम्मक छल्लो भी है और वहाँ पर सभी मेरी इज्जत भी करते हैं। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और रायो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है ये कहाँ गया, मैं तो गेम खेलने जा रहा था और इस जंगल में मैं कैसे आ गया। रायो ये सब सोच ही रहा होता है और वो ऊपर देखता है ये एक पैराशूट है, मैं पैराशूट में क्यों लटका हुआ हूँ, बचाओ बचाओ मुझे। जिसके बाद रायो के बैक पर लगा हुआ लॉक खुल जाता है और वो नीचे गिरता है। जैसे तैसे करके वो खड़ा होता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। एंड तभी वो देखता है कि उसके सर से खून निकल रहा है। फिर वो अपना फोन निकालता है कि किसी को फोन करके वो बता सके कि यहाँ पर फंसा हुआ है, पर उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। इवन उसके हाथ में एक अजीब सा चिप भी लगा हुआ था जिससे उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। तब वो सोचता है कि शायद उसे एलियंस ने किडनैप कर लिया है एंड अब वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और फिर रायो नीचे देखता है जहां उसे उसके बैग के साथ कुछ खाने का सामान मिलता है और एक और बैग मिलता है जिस पर वो ध्यान नहीं देता। रायो जल्दी से बैग से कुछ निकाल कर खा लेता है। फिर वो जंगल से निकल के उस जगह को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। जहाँ वो आगे जाता है तो उसे बहुत सारे इंसेक्ट मिलते हैं जिससे रायो डर जाता है और भागने लगता है। जब वो जंगल से बाहर निकलता है तब उसे दूर दूर तक बस ओशन ही दिखता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। लेकिन तभी राय को कुछ याद आता है कि एक दिन उसकी मदर उसके घर आई थी, जहां वो राय को बताती हैं मैंने तुम्हारी जॉब एक स्टोर पर लगा दी है और कल से तुम्हें जॉब पर जाना पड़ेगा। जिससे रायो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी मदर से झगड़ा करके वहां से चला जाता है। जब रायो एक स्टोर से एक ग्रोसरी खरीदकर बाहर निकलता है तभी दो आदमी सूट पहनकर उसके पास आते हैं, जिसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर वो वापस से बैठकर कुछ खाने लगता है। तब वो अपने दूसरा बैग खोलता है और देखता है कि इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं और वो एक ब्लॉक को निकालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। पर रायो को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो उस ब्लॉक को दूर फेंक देता है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है तो ब्लॉक ब्लास्ट हो जाता है। अब राय को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि इस बैग में बॉम्ब क्यों रखा हुआ है और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी आगे जाकर उसे एक पर्सन दिखाई देता है जिससे राय उसे बुलाने लगता है, लेकिन वो पर्सन एक बॉम्ब निकालता है और उसके ऊपर फेंकता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जिसे देखकर राय कुछ समझ नहीं पाता और वो जल्दी से अपना बॉम्ब वाला बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो अटैकर भी राय को पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद राय एक जगह पर रुकता है। ओ गॉड, अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग गया, नहीं तो वो मुझे मार ही देता। लेकिन तभी उसके पीछे कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और जब रायो पीछे देखता है तो वो देखता है कि अटैकर अभी भी उसके पीछे आ रहा है। अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए वो फाइट बैक करने का डिसाइड करता है और अपना एक बॉम्ब निकालकर अटैकर की तरफ फेंकता है, लेकिन इसका बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं होता। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये तो फुसकी निकला। जिसके बाद उसे याद आता है कि बॉम्ब फेंकने से पहले उसे एक्टिवेट करना होगा और फिर रायो बॉम्ब एक्टिवेट करता है और उस अटैकर की तरफ फेंकता है। लेकिन रायो का बॉम्ब उस अटैकर तक पहुंचता ही नहीं है, जिसे देखकर अटैकर बोलता है ओ अच्छा, लगता है तुम्हें बॉम्ब भी यूज करना नहीं आता, अब तुम्हें मारने में और भी मजा आएगा। जिसके बाद वो अटैकर रायो की तरफ बढ़ने लगता है और रायो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है और एक जगह पर जाकर छुप जाता है। अब रायो सोच रहा होता है ये मुझे मारना क्यों चाहता है और ये मेरे हाथ पर क्या लगा हुआ है, और उसे कुछ याद आता है कि ये तो रेडार है जो कि बटूम गेम में यूज होता है एनिमी की लोकेशन पता करने
के लिए, और फिर उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि वो बटून गेम में आ गया है। और तभी वो अटैकर भी वहाँ आ जाता है और बोलता है, बच्चे जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो मैं हर डायरेक्शन में बॉम्ब फेंकूंगा, जिसके बाद तुझे बाहर आना ही पड़ेगा, और जब तू बाहर आएगा तो मैं तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। जिसके बाद रायो वहाँ से भागता है और पानी में जाके कूद जाता है। बुज़दिल, तुम कब तक पानी में छुपे रहोगे, कभी ना कभी तो बाहर आओगे ना, और जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें मारूंगा। और वो अटैकर कुछ समझ पाता कि तभी उसके नीचे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो मारा जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रायो डर कर भाग नहीं रहा था, बल्कि वो तो उसका एक प्लान था ताकि वो अटैकर उसके ट्रैप में फंस सके। ओके, अब मुझे लग रहा है कि अपना एमसी थोड़ा स्मार्ट है। लेकिन फिर रायो पानी से बाहर आता है और रोने लगता है, क्योंकि उसने एक आदमी की जान ली थी। लेकिन फिर वो अपने आप को दिलासा दिलाता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया है, नहीं तो वो अटैकर उसे ही मार देता। जिसके बाद सदमे में रायो कुछ याद करता है कि कैसे वो एक दिन इंटरव्यू के लिए गेम कंपनी में गया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद जब वो अपने घर आता है तब उसकी मॉम उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो अगर जॉब नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन रायो अपने मॉम पर ही गुस्सा करता है और उनकी इंसल्ट करता है, जिससे रायो और उसके मॉम के रिलेशन हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं, और तभी से रायो अपनी मॉम से अच्छे से बात नहीं करता है। अगले दिन जब रायो उठता है तब वो बहुत ही ज्यादा भूखा था, क्योंकि पिछले रात को उसने कुछ भी नहीं खाया था। फिर वो एक झील के पास जाता है, जहाँ वो झील के दूसरी तरफ एक लड़की को बैठा हुआ देखता है। रायो उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ये हमारे स्टोरी की फीमेल लीड है। जिसके बाद हमें उसके बारे में बताया जाता है, ये रायो से पहले भी गेम में मिल चुकी है, और ये रायो की बहुत ही बड़ी फैन होती है, क्योंकि रायो गेम में बहुत ज्यादा फेमस होता है और सबसे ताकतवर भी होता है। एक बार ऐसे ही जब वो अकेले बैठी थी तो रायो उसके पास आता है और बोलता है, ओ छमक छल्लो, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, चलो मेरे साथ गेम खेलने चलोगी। देख रहे हो भाई, हमारा भाई यहाँ पर भी लगा हुआ है, बस हम ही लोग जो दिन भर एनीमे देखते रहते हैं। जिस पर वो बोलती है, नहीं नहीं, मैं अभी अपनी फ्रेंड के लिए वेट कर रही हूँ। जिसके बाद रायो उसे पर्सनली इनवाइट करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है, अरे वाह, जिसे मैं इतना पसंद करती थी वो मुझे इनवाइट कर रहा है, शायद किस्मत ही मुझे इससे मिलाना चाहती है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अगले दिन हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम हिमिको होता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड मीहो उससे माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसके घर पर कुछ लोग आ गए थे, जिसकी वजह से वो हिमिको के साथ गेम खेलने नहीं आ पाई। तुम्हें मुझे पहले तो बता देना चाहिए था ना, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। वैसे भी अच्छा ही हुआ तुम नहीं आई, नहीं तो मैं कभी भी साकामोटो के साथ नहीं खेल पाती। गाइस, साकामोटो रायो का गेम नेम है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर मीहो साकामोटो के बारे में पूछती है, साकामोटो ये कौन है? साकामोटो जापान का नंबर 1 प्लेयर है, और उसके साथ बस 3 मैच खेलकर मेरे 20,000 पॉइंट बढ़ गए। जिसके बाद मीहो देखती है कि कुछ छपरी लड़के खड़े होकर हिमिको को देख रहे हैं, तो मीहो उसको बोलती है, तुम कितनी सेक्सी दिखती हो, जिसे देखो वो तुम्हें देखता रहता है। मुझे भी तुम्हारी तरह हेयर, आई कलर और इवन बूबे चाहिए। क्या बोला तूने? हाँ भाई, सच में इस लड़की ने ऐसा ही बोला था। जिसके बाद हिमिको मीहो के साथ बैठकर वही बात करने लगती है कि साकामोटो ऐसा दिखता है, साकामोटो कितना कूल है, साकामोटो का इतना लंबा है। ओह सॉरी भाई लोग, फ्लो में थोड़ा बह गया था। जिसके बाद हिमिको सोचने लगती है, क्या मैं सच में कभी रियल लाइफ में साकामोटो से मिल पाऊंगी। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि हिमिको भी इस आइलैंड पे आ गई थी, और वो पानी में खड़े होकर सोच रही थी कि ये सब मेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है, और ये किस गलती की बात कर रही है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जिसके बाद हिमिको अपना बॉम्ब का बैग लेती है और फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करती है। लेकिन जब वो जंगल को देखती है तो वो जंगल को देखकर डर जाती है और वहीं किनारे पे रेस्ट करने का डिसाइड करती है। तभी हिमिको याद करती है कि एक बार कैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बैठी थी। तब वो सब उसको एक पेपर दिखाते हैं कि इस पेपर पे अगर किसी का नाम लिखे तो वो इस वर्ल्ड से गायब हो जाता है। हिमिको इन बातों पर बिलीव नहीं करती थी, पर अब उसे ऐसा ही लग रहा था कि उसके साथ ऐसा ही हुआ है। जिसके बाद जब हिमिको उठती है तब वो अपने सामने 3 आदमी को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। पर उनमें से एक आदमी बोलता है, देखो लड़की, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले, हम तो बस तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहते हैं ताकि हम सब साथ में इस जगह से निकल पाए। और फिर वो सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर कुछ खाने का ढूंढने का डिसाइड करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पे ज्यादा लाइफ नहीं है, इसलिए जब तक कोई शिप यहाँ से नहीं निकलती तब तक हमें यहाँ कैसे भी सरवाइव करना होगा और इस गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। जहाँ पर जो सबसे ओल्डर मैन था वो सबको बोलता है कि हमें इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर जो दूसरा आदमी था जो कि पायरेट की तरह दिख रहा था, वो ओल्ड मैन को डरपोक बोलता है, मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत, इसलिए मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा जूडो का प्लेयर हूँ, पर तुम्हें भी पता होगा कि इस गेम में हमें बॉम्ब मिले हैं, तो तुम्हारे जूडो का यहाँ कुछ भी काम नहीं है, और अगर तुम्हें अपने जूडो पर इतना ही भरोसा है तो चलो इस लड़की को मुझसे बचा के दिखाओ। जिसके बाद
वो हिमिको को पकड़ लेता है और उसे चैलेंज करने लगता है। लेकिन तभी हिमिको अपना टीजर निकालती है और उसे यूज करती है, जिससे वो पर्सन उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वहाँ साइड में जो फैटी पर्सन था, जिसे हम अब फैटी बुलाएंगे ताकि समझने में आसानी हो, तो फैटी बोलता है चलो अब सब शांत हो जाओ, अगर हमें आपस में ही लड़ना था तो हमने टीम अप क्यों किया, इससे अच्छा हमें टीम अप ही नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो बोलता है कि हमें एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक फैसला करते हैं कि हम में से कोई लीडर बनेगा और सभी लोग उसकी बात मानेंगे, जिससे सभी लोग राजी हो जाते हैं और हिमिको को लीडर बनाया जाता है। हिमिको सोचने लगती है कि मुझे लीडर क्यों बनाया गया है, लेकिन तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर जाता है जिसमें से कुछ सामान गिरता है। पता चलता है कि ये सब खाने पीने का सामान है, जिससे सभी लोग खाने लगते हैं। तभी वहाँ टीचर आता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो क्या, हमें ऐसे खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बचा बचा के खाना चाहिए, नहीं तो हम ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिससे पायरेट की तरह दिखने वाले पर्सन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला काट देता है और बोलता है कब से देख रहा हूँ साले को, बात बात पर टोकता है मुझे, अब मर। जिसके बाद वो सबको बोलता है अब से मैं लीडर हूँ और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और ये सब देखने के बाद हिमिको तो बेहोश हो जाती है। हाँ भाई, लड़की लोग का यही सीन है, कुछ देखा नहीं कि बेहोश। जब हिमिको बेहोश होती है तब उसे याद आता है कि कैसे जब वो स्कूल में थी तब वो अपने क्लासमेट के साथ अपने सीनियर के घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि उसे घर पर कुछ काम है और जैसे ही वो काम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। और फिर हिमिको वहां से चली जाती है। तभी हिमिको की आंखें खुलती है और वो देखती है कि फैटी उसे उठा रहा है और चुप रहने के लिए बोल रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि हिमिको और फैटी उस पायरेट की तरह दिखने वाले पर्सन से बचकर भागना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो आदमी टीचर की तरह उन्हें भी ना मार दे। जिसके बाद वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद फैटी हिमिको को रेडार यूज करना सिखाता है और जब हिमिको अपना रेडार एक्टिवेट करती है तब वो देखती है कि पायरेट की तरह दिखने वाला आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है। जिससे हिमिको और फैटी वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर आगे जाकर उन्हें एक सस्पेंशन ब्रिज मिलता है, जिससे हिमिको डरते डरते क्रॉस कर लेती है। लेकिन फैटी तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और क्रॉस करने से मना कर देता है। लेकिन तभी पीछे से वो आदमी आ जाता है, जिसे देखकर फैटी उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है और जल्दी से ब्रिज क्रॉस कर लेता है। दूसरा आदमी वहाँ से भागता है और देखता है कि बॉम्ब में से कुछ लीक हो रहा है और जिससे वहाँ के सभी प्लांट्स मर रहे हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि फैटी का बॉम्ब पॉइजन टाइप है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैटी हिमिको को लेकर जा रहा होता है और बोलता है अब हमें खुद की प्रोटेक्शन खुद करनी होगी, नहीं तो कोई भी हमें हार्म कर सकता है। तो इसलिए हम सबसे पहले एक शेल्टर ढूंढेंगे और फिर नेक्स्ट फाइट की तैयारी करेंगे। फाइट मैं नहीं करने वाली फाइट, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम लड़ोगी नहीं तो मारी जाओगी। जिसके बाद फैटी हिमिको को जबरदस्ती लेके जाने की कोशिश करता है, जिससे हिमिको गुस्सा हो जाती है और उसे एक मुक्का मारती है, जिससे फैटी गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं फैटी का घिनौना चेहरा वो हिमिको के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर हिमिको उसे फिर से मारती है और दूर भाग जाती है। तो फैटी बोलता है ओ अच्छा, अब मैं समझा तुम मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं मोटा हूँ और बीस्ट की तरह दिखता हूँ, है ना, यही बात है ना। जिसके बाद फैटी उसे पकड़ लेता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। हिमिको खुद को बचाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। फिर उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो अपने सीनियर के घर पहुंची थी तब वो देखती है कि उसके सभी फ्रेंड्स के साथ सीनियर्स ने रेप किया है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए उसका सीनियर आता है तो वो उसे मार कर भागती है। तब वो देखती है कि उसकी फ्रेंड मिहो भी अभी वही है और वो उसे मदद के लिए बुला रही है, पर हिमिको उसके लिए नहीं रुकती और वहाँ से भाग जाती है। कुछ टाइम के बाद हिमिको पुलिस को लेकर आती है, जिससे सभी सीनियर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और बोलती है अगर तुम मुझे बचाने के लिए रुकी होती तो शायद मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, जिससे हिमिको बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिमिको फैटी से बचने के लिए एक कोने में छुपी होती है और सोचती है मे भी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को नहीं बचाया था, जब उसे जरूरत थी तो वो उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए आज उसके साथ ऐसा हो रहा है। तभी पीछे से फैटी आता है और उसे पकड़ लेता है। हिमिको खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फैटी उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद आपको पता ही होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर हिमिको हिम्मत दिखाती है और सोचती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जिसके बाद हिमिको एक बॉम्ब निकालती है और अपने साथ फैटी को मारने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी फैटी बॉम्ब देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है। हिमिको उसके ऊपर बॉम्ब फेंकती है, जिससे फैटी मारा जाता है। हिमिको देखती है कि उसने एक पर्सन को मारा है, लेकिन उसे थोड़ा भी रिग्रेट नहीं हो रहा होता है। फिर वो डिसाइड करती है कि अब से वो सभी आदमी से दूर रहेगी ताकि कोई उसके करीब ना आ पाए। जब वो झरने के पास अपनी बॉडी क्लीन कर रही होती है तब रायो आ जाता है। रायो को नहीं पता था कि वो यहाँ पर नहा रही है। वो तो हिमिको के पास खाना देखता है और उसे बुलाने लगता है, लेकिन हिमिको उसे इग्नोर कर भाग जाती है। लेकिन रायो खाने के लिए उसे फॉलो करने लगता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लड़की कहाँ गई, इसलिए रायो रेडार का यूज करता है उस लड़की की लोकेशन पता करने के लिए और उसे उसके पास में कुछ
कुछ दिखाई देता है। जब रायो उसके पास जाता है तो पत्तियों के पीछे कुछ हिलता हुआ देखता है। तब रायो एक बॉम्ब निकालता है और बोलता है हिलना मत, नहीं तो ये बॉम्ब मैं तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। तब पत्तियों के पीछे से एक आदमी निकलता है और बोलता है अरे अरे भाई रुक जा, पॉटी तो कर लेने दे। पॉटी गई भाड़ में, तू जल्दी से पैंट पहन और यहाँ पर आ। जिसके बाद वो दोनों एक झरने के पास जाते हैं। रुको एक सेकंड, ये क्या है भाई, पत्तियों के साथ ये क्या कर रहा है? और फिर रायो उस पर्सन से इस जगह के बारे में पूछता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि रायो को गेम के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद वो रायो को बताता है कि कैसे वो सब एक कार्गो प्लेन में थे और वहाँ पर 30 से 40 और प्लेयर थे जिन्हें बहुत सारे गार्ड्स ने घेर रखा था। हम सब डरे हुए थे। तभी स्क्रीन पर एक आदमी आता है। हेलो गाइस, माइक चेक, कैसे हो तुम लोग? तो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि तुम कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो। तो भाइयों और बहनों, तुम एक कार्गो प्लेन में हो और तुम एक आइलैंड पे जा रहे हो जहाँ ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। तुम सबको बस कुछ ग्रेनेड्स मिलेंगे जिनका यूज करके तुम्हें सबको मारना है और अपने सर्वाइवल की चीज जमा करनी है। और ये सुनने के बाद सब डर जाते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अरे क्या बोल रहा है, क्यों मारेंगे? शांत हो जाओ सब लोग, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हें अभी मार दिया जाएगा। ये सुनने के बाद सब शांत हो जाते हैं। अगर तुम्हें इस आइलैंड से बाहर निकलना है तो तुम्हें 8 चिप्स चाहिए होंगे जो कि सभी प्लेयर्स के हाथ पे लगे हुए हैं। और अगर तुम्हें वो चिप निकालना है तो तुम्हें सबसे पहले उस प्लेयर को मारना होगा, तभी जाके वो चिप उसके हाथ से अलग होगी। इसका मतलब अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें 7 प्लेयर को मारना होगा। हाँ सही समझे। जिसके बाद रायो उन सबके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से गार्ड आता है और उसे पकड़ के एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। जिसके बाद रायो को याद आने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और क्यों उसके सर से ब्लड निकल रहा था और कैसे सभी प्लेयर्स को जबरदस्ती पैराशूट पहनाकर जंप कराया गया था। अब राय को सब समझ आ गया था, लेकिन वो इस बात से दुखी था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे और भी लोगों को मारना होगा। जब ओल्डमैन राय को अपसेट देखता है तो उससे कहता है क्यों ना हम दोनों टीम अप कर लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन रायो उससे टीम अप करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो ये सोच रहा था अगर वो दोनों टीम अप करते हैं तो उन दोनों को मिलकर 14 प्लेयर्स को मारना होगा, जो कि रायो नहीं कर सकता। ओल्ड मैन भी समझ जाता है कि वो टीम अप क्यों नहीं करना चाहता, इसलिए वो बोलता है मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं तो यहाँ से बस बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे टीम अप करना चाहता हूँ। रायो अभी भी ओल्ड मैन को लेकर कंफ्यूज था कि मुझे इससे टीम अप करना चाहिए या फिर नहीं। और थोड़ा सोचने के बाद रायो उससे टीम अप करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगा, बदले में तुम्हें मुझे अपने सारे बॉम्ब्स दिखाने होंगे। लेकिन वो ओल्ड मैन मना कर देता है और बोलता है अभी हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो मैं कैसे तुम्हें अपने बॉम्ब्स दिखाऊं? मुझे अपने सीक्रेट वेपन छुपा के रखने होंगे ताकि अगर फ्यूचर में तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब रायो समझ जाता है कि ये आदमी डम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए मैं कभी इसे धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर करते हैं और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ओल्ड मैन का नाम तारा है और वो दिल का बहुत ही अच्छा आदमी है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी रायो किसी चीज की आवाज सुनता है। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? अरे जो अभी आई। हाँ ये आवाज मैंने कल भी सुनी थी, पर मैं देख नहीं पाया कि ये किस चीज की आवाज है। जिसके बाद वो दोनों एक ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कुछ कार्गो प्लेन्स कुछ गिरा रहे हैं और ये देखकर अंकल तारा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ रही है, पर वो रेस्क्यू टीम नहीं थी, वो तो कुछ एयर ड्रॉप थे जिसके अंदर फूड सप्लाई थे। जिसके बाद वो दोनों उसे लेने के लिए उसके पास जाते हैं। तब वो देखते हैं कि एक लड़की उनसे भी पहले वहाँ पर पहुंच गई है और वो जैसे उसे उठाती है तभी उसके नीचे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे वो मारी जाती है। जिसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जो सबसे पहले उस लड़की के हाथ में लगे चिप को निकालता है और फिर सभी फूड सप्लाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। रायो तो ये देखकर शॉक हो गया था। वो सोच रहा होता है कि कैसे कोई इतनी आसानी से किसी को मार सकता है। अच्छा ही हुआ मैं वहाँ नहीं गया, नहीं तो मैं ही मारा जाता। तभी अंकल तारा भी वहाँ आ जाते हैं, जो रायो को सॉरी कहने लगते हैं क्योंकि वो खाना नहीं ला पाए। चलेगा अंकल, कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ आप वहाँ पर नहीं गए। अंकल तारा सोचने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी वो भी उस लड़की की बॉडी देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। रायो बताता है कि पहले से किसी ने यहाँ पर ट्रैप लगा के रखा था कि अगर कोई फूड सप्लाई लेने आता है तो वो मारा जाएगा। जिसके बाद वो दोनों पास में एक और फूड सप्लाई ड्रॉप देखते हैं, जिस पर अंकल तारा रायो को वहाँ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन रायो मना कर देता है और बोलता है शायद हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या पता वहाँ पर कोई ट्रैप लगा हो। पर अंकल बोलते हैं अगर हम वहाँ नहीं गए तो बिना फूड सप्लाई के हम ऐसे ही मारे जाएंगे, इससे अच्छा हम वहाँ जाकर देख लेते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। जिसके बाद अंकल तारा और रायो वहाँ जाने लगते हैं। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसके अंदर हम एनिमे के फीमेल लीड और रायो को मिलते हुए देखेंगे। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना पार्ट 2, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।